जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही नया टॉपिक जो कि हिस्ट्री का है और ये थर्ड ईयर वालों के लिए है। और इस टॉपिक का नाम है रूसी क्रांति। अगर दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल लगातार पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को लगातार जो है रिविज़न कीजिए, इसको पढ़िए, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे जाएँ। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 1917 की रूसी क्रांति का विश्लेषण कीजिए। रूसी क्रांति 20वीं सदी के इतिहास की सर्वाधिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति दो भागों में हुई। पहले फरवरी तथा मार्च में 1917 में केरेंस्की नेता है, उनके नेतृत्व में हुई। सबसे पहले जो इसका पहला जो भाग था क्रांति का, वो केरेंस्की ने शुरू किया। और जबकि दूसरे भाग में ये अक्टूबर 1917 लेनिन के नेतृत्व में हुई। लेनिन भी जो क्या है, वो वहाँ के क्रांतिकारी नेता हैं, जिसे इतिहास में मॉन्शेविक और बॉल्शेविक के रूप में जाना जाता है, जैसे कि नरमपंथी या गरमपंथी आप कह सकते हो। यह क्रांति विश्व की सबसे सफल व सामाजिक क्रांति थी, क्योंकि इसके जो तत्व थे वो समाजवाद से आधारित थे, यानी समाजवाद से लिए गए थे। इसीलिए इस क्रांति ने रूस का उस समय जो शासक था वो था जार निकोलस। तो जार जो वहाँ का राजा था, उसके निरंकुश यानी जिस पर कभी कोई अंकुश नहीं लगता, जिसको कभी रोका नहीं जा सकता, ऐसे राजा के शासन को खत्म कर दिया इस क्रांति ने, जिसके जिम्मेदार कारणों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, इसको जो है आगे पॉइंट्स को देखते हैं। निरंकुश शासन व्यवस्था या जार की असफलता। रूस में सरकार कुशल हुए बगैर क्या थी, निरंकुश थी। यानी सरकार जो थी वो निरंकुश थी, मतलब कि शासक जो था वो बड़ा ही निर्दयी था। जार का जो प्रशासन था वो कमजोर व भ्रष्ट हो चुका था। इसीलिए पश्चिमी विचारों के प्रसार ने, जब वहां पे पश्चिमी विचार आए तो लोगों के मध्य विचार विकास में अहम भूमिका पश्चिमी विचारों ने निभाई। क्योंकि जो रूस है वो तो पूर्व में पड़ता है, और पश्चिमी विचार यानी कि दूसरी जगह के जब विचार रूस में आए तो लोगों के मानसिक रूप से लोगों का विकास हुआ, उनको अच्छाई बुराई की समझ अच्छे से आने लगी। जॉन निकोलस द्वितीय ने लोगों की मांगों को पूरा करने की बजाय निरंकुश शासन के सिद्धांतों नियमों का कठोरता और दृढ़ता से पालन किया। उसने सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाई। इसके अलावा जार के शासन का संचालन, उसके पूरे शासन को जो चला रही थी वो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जो सरकारी कर्मचारी है वो चला रहे थे, जो कि सब क्या थे, वो सभी अकुशल थे, यानी कि कोई भी मैनेजमेंट ढंग का नहीं था, अयोग्य थे सारे कर्मचारी। 1906 में पहली संसद यानी कि क्या स्थापित की गई दोस्तों, ड्यूमा स्थापित की गई। लेकिन यह केवल प्रतिक्रियात्मक संस्था बनकर रह गई, यानी इशारों पर काम करने वाली संस्था बनकर रह गई, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोगों की आज़ादी तथा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर क्या लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे जनता के मन में शासन के प्रति असंतोष यानी गुस्सा पनपने लगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप सभी को यहाँ पर क्लियर है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कृषक वर्गों का असंतोष यानी किसानों का गुस्सा। रूस के जो किसान थे वो अपने जीवन यापन की परिस्थितियों से नाराज थे, क्योंकि 1900 के दशक में भूमि सुधारों की असफलता से किसानों को पहले से प्राप्त भूमि की अपेक्षा कम भूमि इस बार बांटी गई थी। सरकार ने उन्हें भूमि कम दी थी किसानों को, जिससे उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। इसके अलावा रूस में जो कृषि प्रणाली थी वो बहुत ही पिछड़ी हुई थी, जबकि किसानों के पास नई तकनीक कृषि की नई तकनीक है, उसको उच्च स्तर यानी ऊपर तक ले जाने के लिए पूंजी पैसा नहीं था कि वो कृषि में कोई भी सुधार खुद कर सके। इसीलिए रूस के किसानों के मन में असंतोष, गुस्से का मूल असली कारण भूमि की कमी थी। क्रांति से पहले भी उन्होंने सरकार पर भूमि के फिर से वितरण यानी कि बंटवारे करने पर जोर डाला, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया, जो क्रांति का कारण बना। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कर्मचारियों का असंतोष यानी गुस्सा। 19वीं शताब्दी के अंतिम आखिरी वर्षों के दौरान रूस में उद्योग विशाल मात्रा में विकसित हुए। विदेशी ऋण यानी विदेशी कर्ज ने औद्योगिक उपकरणों के लिए, उद्योगों के लिए आवश्यकता का आधार जो था वो उपलब्ध कराया, यानी कि वहां पे जो कर्ज मिला रूस को, तो बहुत भारी मात्रा में वहां पे उद्योग लगाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कारखाना प्रणाली विकसित हुई, कारखाने लगे। परंतु कर्मचारी काम के लंबे घंटों, कम मजदूरी और अत्याचार आदि से क्या थे, पीड़ित थे, और सरकार इन कर्मचारियों की पीड़ा दुख के प्रति अंधी हो चुकी थी। इसलिए कर्मचारियों ने
हड़ताल के द्वारा अपनी शिकायतों का उपचार कर लिया, जिससे क्रांति को बढ़ावा मिला। अब आते हैं समाजवाद का प्रसार। रूस में औद्योगिकरण के विकास में औद्योगिक कामगारों मजदूरों की एक नई पीढ़ी उभरी, जिसमें भीड़ भरे शहरों में कठोर श्रम मेहनत करनी पड़ती थी, और इसी वर्ग से समाजवाद के संदेश को बढ़ावा मिला। इसी प्रकार क्रांतिकारी समाजवाद ने अपने उद्देश्य के लिए बहुत से शक्तिशाली लोगों पर विजय प्राप्त करते हुए कारखाना कामगारों मजदूरों के मध्य प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी पृष्ठभूमि में 1930 के दौरान सामाजिक प्रजातांत्रिक दल, ये पार्टी थी सामाजिक प्रजातांत्रिक दल, इसमें अनुशासन और कार्यविधि काम को बढ़ाने को लेकर विभाजन हो गए। पार्टी दो भागों में टूट गई, और एक और लेनिन बॉल्शेविक थे, जिनका नजरिया उग्रवाद का था, यानी कि गर्मपंथी थे, जबकि दूसरा दल अधिक नरमपंथी था, जो कि क्या कहलाए, मॉन्शेविक के रूप में जाने गए। इसको चला गए थे केरेंस्की मॉन्शेविक को, और बॉल्शेविक को चला गए थे दोस्तों लेनिन। और जो सफल हुई थी रूसी क्रांति में जो अहम थी वो बॉल्शेविक थी, जो हम आगे पढ़ रहे हैं। दोनों ही विचारधाराएं हड़ताल और क्रांति में यकीन रखती थी, किंतु बॉल्शेविक औद्योगिक कामगारों के साथ, मतलब मजदूरों के साथ साथ किसानों का समर्थन भी हासिल करना चाहते थे, क्योंकि बॉल्शेविक का मकसद था कि उनको क्रांति में मजदूरों के साथ किसानों का समर्थन मिले, जबकि मॉन्शेविक ने मध्य वर्ग के साथ घनिष्ठ सहयोग का पक्ष लिया, केवल मध्य वर्ग को ही साथ लेकर चले। इसीलिए मॉन्शेविक जो थे यह सिमट कर रह गया, और बॉल्शेविक सफल क्रांति की ओर अग्रसर आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, तो हम भी जरा आगे चलते हैं। नव मध्य वर्गों द्वारा उदारवाद सुधार की मांग। जब 20वीं शताब्दी में रूस ने राष्ट्रसंघ को चुनौती दी, लीग ऑफ नेशंस को, तो समाजवाद की अपेक्षा उदारवाद को अधिक महत्व दिया गया, आजादी को, फ्रीडम को महत्व दिया गया, और व्यापारियों, कारखानों मालिकों और अन्य व्यवसाय में बुद्धिजीवी उदारवादियों ने, विद्वानों ने, जो उदारवाद का समर्थन कर रहे थे, उन सभी से हाथ मिला लिया गया और सुधारों की मांग की गई, जिसमें कारखाना मालिक वगैरह सब शामिल थे। लेकिन सरकार की लापरवाही और दमनकारी कुचलने वाली नीतियों के कारण रूस की क्रांति का क्या हो गया, जन्म हो चुका है। अब इसमें एक अहम घटना घटती है, 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति 1917 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुई। 1905 में जब जापान ने युद्ध में रूस की सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, मतलब रूस की सेना के द्वारा जापान ने जब हमला किया था रूस पर, तो रूस की सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि जापान से रूस उस समय युद्ध हार गया था। और इस घटना से क्रांतिकारी आंदोलनों को मजबूती मिल गई, देशभक्ति के आंदोलन को, कि हाँ भाई हमारा देश हार चुका है, इसलिए आंदोलन और ज्यादा व्यापक हो गया, जिससे पूरे देश में आंदोलन और दंगे फसाद होने लगे। इसी दौरान 9 फरवरी 1950 को सेंट पीटर्सबर्ग जगह है, वहां पे अनेक कर्मचारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जार जो राजा था उसको याचिका देने जा रहे थे, निवेदन, परंतु इस शांतिपूर्ण समूह पर गोली चला दी गई, मतलब राजा ने उन सबको मरवा दिया। ठीक है, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। यह दिन रूसी इतिहास में खूनी रविवार, यानी कि ब्लडी संडे जिसे कहते हैं ना, हाँ, तो खूनी रविवार के रूप में जाना गया था। और इस घटना से गुस्साए लोगों ने सारे यूरोप में विद्रोह कर दिया। इस प्रकार यह घटना 1917 की रूसी क्रांति का कारण सिद्ध हुई। आगे बढ़ते हैं। ड्यूमा की शक्तिकांत। ड्यूमा मैंने क्या बताया था, ड्यूमा जो है वो रूस की संसद है। तो अब देखते हैं जरा इस पॉइंट को। रूसी संसद ड्यूमा की पहली बैठक से पहले सरकार ने आधारभूत कुछ कानून वाले संविधान की घोषणा कर दी थी उस समय, जिसमें जो कि जार था दोस्तों, वो जार जो था वो सर्वोच्च निरंकुश, यानी कि कठोरता के व्यक्ति के रूप में वर्णित था, कि सारे जो अधिकार होंगे, सारी शक्तियां होंगे, संविधान में बताया गया, वो केवल और केवल किसके पास होंगे, वो केवल और केवल राजा के पास ही होंगे। तो राजा ही सारी शक्तियों का मालिक होगा, जैसे कि सेना, विदेश नीति का नियंत्रण, ड्यूमा को अंत करना, संसद को खत्म करना है, और मंत्रियों को पद से हटाने का भी अधिकार आदि उसी के पास थे। ड्यूमा में उच्च और निम्न सदन शामिल थे, जैसे कि हमारी लोकसभा में उच्च और निम्न सदन है। उच्च सदन के सदस्य, जो उच्च सदन था उसके जो मेंबर थे वो जार द्वारा, राजा द्वारा नियुक्त होते थे, जबकि निम्न सदन में सदस्य पुरुष मताधिकार, जो वहां के पुरुष है, केवल उन्हीं की वोटिंग द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते थे। लेकिन मतदान की प्रणाली केवल समृद्ध अमीर लोगों को ही दी गई, मतलब वोटिंग का अधिकार केवल अमीर लोगों को ही दिया गया जिनके पास पैसा है,
और वही पुरुष वोट डालेंगे जिनके पास खूब सारा पैसा है, जो कि जार का समर्थन करते थे। अब वोटिंग में मतलब कंडीशन देख लिया आपने कि जो निम्न सदन है उसमें वोटिंग का है, जो उच्च सदन है उसमें तो राजा ही चुनेगा लोगों को, लेकिन जो निम्न सदन है, जो निम्न सदन है उसमें जो लोग चुने जाएंगे वो पुरुष वोट डालेंगे, लेकिन पुरुष भी वो होंगे जो तो पैसे वाले हों और जो राजा का समर्थन करते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चुनाव प्रणाली में बहुत से किसान, जो गरीब किसान थे, वो रूसी मताधिकार, रूस में वोटिंग होने से वंचित हो जाते थे, उनको वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था, जिससे लोगों का एक समय के बाद इस प्रणाली से विश्वास उठता चला गया, जिससे ड्यूमा की शक्ति में कमी आती गई, और वहीं 1917 की रूसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण भी सिद्ध हुई। तो आगे चलते हैं। अल्पसंख्यकों का असंतोष। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी संख्या कम आती जाती है। रूस की लगभग आधी जनसंख्या पोलैंड वासियों, फिनलैंड वासियों और यहूदियों जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों से निर्मित थी, बनी हुई थी। यदि सरकार चाहती तो उन्हें भी राज्य के साथ मेल मिला करके उन्हें भी रूसी समूह का अंग बना सकती थी, किंतु जार की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा जार ने क्या करा कि उसने दूसरी भाषाओं में, मतलब रूसी के अलावा जो भाषाएं हैं उन सभी में पुस्तकों व समाचार पत्रों के छपने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। इसके अलावा विद्यालयों में विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में कोई भी निर्देश प्रदान करना मना कर दिया गया कि उनकी भाषा में उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, तथा रूसी जनसंख्या में उन्हें निम्न जातियों के रूप में अल्पसंख्यकों को देखा गया। और जो सरकारी पद हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सभी सरकारी पद नौकरियों में अधिकतम जो थे वो रूसी ही होते थे, और इसी प्रकार भेदभाव नीति के कारण गैर रूसी अल्पसंख्यकों ने, जो रूस के नहीं थे, अल्पसंख्यक लोग थे, उन्होंने क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये भी सभी क्रांति में शामिल हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों। आर्थिक संकट। रूस में आर्थिक संकट का कारण प्रथम विश्व युद्ध द्वारा जार की कठोर नीति थी, क्योंकि 15 लाख से अधिक लोग सेना में शामिल हो गए थे, जिससे कारखानों और खेतों पर कामगारों मजदूरों की संख्या में कमी हो गई। इसका परिणाम खाद्य पदार्थों की व्यापक कमी के रूप में सामने आया, क्योंकि सभी लोग तो सेना में शामिल हो गए, तो खेती बाड़ी कौन करेगा, कृषि के लिए काम कौन करेगा, तो जब कृषि में कोई काम नहीं करेगा तो खाद्य पदार्थों की कमी होगी। और कारखाना कामगारों को कम मजदूरी पर 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था, उन्हें पैसे भी कम मिलते थे और काम भी ज़्यादा करना पड़ता था, जिससे मजदूरी के लिए दंगे और हड़तालें होने शुरू हो गई। किंतु युद्धकालीन मंदी ने, युद्ध के बाद जो संकट आया आर्थिक, उसने वस्तुओं की कीमतों को ऊंचा उठा दिया, और सामान्य तौर पे 1914 और 1917 के जो बीच जो मध्य कीमतें थी वो 500 से 700% तक बढ़ गई, मतलब महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई, जिससे रूसी लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। और इसके कारण ही लोगों के मन में हड़ताल के द्वारा क्रांति की लहर दौड़ गई, जिसमें केवल आर्थिक मांगे ही नहीं थी बल्कि राजनीतिक मांगे भी शामिल थी। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें रोटी कपड़ा मकान दो, बल्कि वो ये कह रहे थे हमें वोट का अधिकार, जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं वो सारी भी दो। अब आते हैं दोस्तों निष्कर्ष की तरफ। तो उपयुक्त वर्णन के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि रूस की क्रांति के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार न होकर कई कारण जिम्मेदार थे, लेकिन सभी कारण जार निकोलस द्वितीय की निरंकुशता, कठोरता का ही परिणाम थे, क्योंकि उसकी अपनी गलतियों के कारण ही समस्त सारे रूसी लोग उसके खिलाफ हो गए, जिसके कारण जो एक क्रांति थी वो अवश्य भावी हो गई, इसका होना जरूरी हो गया, जो एक सफलात्मक क्रांति के रूप में विश्व के कई देशों के समक्ष आदर्श बन गई, क्योंकि यह क्रांति क्या हुई थी, सफल हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना जो है एक क्वेश्चन जो है रूसी क्रांति का जो है वो कवर कर लिया है अच्छे से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। लेकिन इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है, जो रूसी क्रांति का प्रभाव है, कि रूसी क्रांति का जो प्रभाव था वो क्या क्या हुआ, कैसे रहा। तो चलिए आइए उसको भी एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो छूट जाए एग्जाम में। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति का प्रभाव और उसकी विवेचना कीजिए। रूसी क्रांति 20वीं सदी के इतिहास पर एक बहुत बड़ा प्रभाव रखती है। यह क्रांति और इसके परिणाम आज भी एक जीवित प्रश्न बने हुए हैं। यह क्रांति जिसका नेतृत्व उस समय लेनिन ने किया, क्योंकि लेनिन वाला जो क्रांति का समय था वो सफल हुआ था। यह इतिहास में सबसे अधिक मौलिक रास्तों को चिन्हित करने वाली, बेसिक चीज़ों को बताने वाली क्रांति थी। इसने अर्थशास्त्रीय, सामाजिक, राजनीतिक संरचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी निर्देशित करते हुए प्रभावित किया, मतलब हर चीज़ को इसने प्रभावित किया था उस समय।
क्योंकि इसके द्वारा रूस में नए शासक बड़े पैमाने पे अभिजात वर्ग की बजाय, मतलब जो नए नए राजा आए इसके बाद, मतलब जार के बाद जो राजा आए वो बड़े पैमाने पे अभिजात वर्ग, अमीर वर्ग की बजाय, अमीर वर्ग से नहीं थे बल्कि बौद्धिक विद्वान और कामकाजी वर्गों से आए थे, जिनका उद्देश्य रूस में परिवर्तन बदलाव लाना था। इसलिए यह क्रांति प्रभाव को सही साबित हुई और इसके प्रभावों को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसको जरा। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्थिक प्रभाव। रूसी क्रांति ने उसकी आर्थिक संरचना का मौलिक रूप से परिवर्तन कर दिया, मतलब अपनी आर्थिक संरचना को काफी बदल दिया, जिसका अर्थ था व्यक्तिगत संपत्ति, किसी एक की संपत्ति की समाप्ति, मतलब किसी एक की संपत्ति नहीं होगी, और सभी संपत्तियों के स्वामित्व की समाप्ति, मतलब सभी संपत्तियों पर जो लोगों का पर्सनल अधिकार होता है वो नहीं होगा, और सभी संपत्तियों के स्वामित्व पर राज्य का अधिकार होगा, यानी सभी संपत्तियों पर केवल अधिकार किसका होगा, राज्य का होगा। इसके अलावा उद्योगों पर कामगारों के नियंत्रण को स्थापित किया गया, यानी कि उद्योगों पर, फैक्ट्री कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण होगा। केंद्र मतलब यह कि अब मजदूरों का शोषण नहीं होगा। केंद्रीय व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए आर्थिक विकास की गति का विकासमय ढंग से संचालित किया गया। एक केंद्रीय व्यवस्था शुरू की गई जिससे विकास को एक तरीके से चलाया गया ताकि इसका लाभ बहुसंख्यकों को मिल सके। इसकी जगह उन्होंने उत्पादन में अराजकता, अशांति को समाप्त किया और बर्बादी को रोका गया तथा किसानों को वंशानुगत भूमि का अधिकार भी दिया गया कि उनके बाद वो उनके बच्चों की संपत्ति होगी, उनकी जितनी भी क्या नाम है जमीनें हैं। फिर आते हैं सामाजिक प्रभाव पे। रूसी क्रांति ने सामाजिक असमानता की जड़ों को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और समानता, न्याय, समाजवाद के आधार पर नई सामाजिक व्यवस्था का गठन किया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति को अब योग्यता के अनुसार, उसके काम के अनुसार जैसे नियमों को अपनाया जाने लगा। इससे कारखानों के मालिकों और कामगारों, मजदूरों के वेतन के बीच के अंतर को कम किया गया, जिसके अंतर्गत 8 घंटों का कार्य दिवस और बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा शामिल थी कि बेरोजगारी के टाइम पे भी हमको जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी। अर्थात इस व्यवस्था में सभी नागरिकों को, जितने भी नागरिक हैं उनको सुनिश्चित सही सामाजिक लाभ का वचन दे दिया गया। इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा सेवा, फ्री इलाज मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, और प्रगति के नए नए अवसर उपलब्ध कराए गए उस समय। आगे आते हैं महिलाओं की स्थिति में सुधार। रूसी क्रांति के कारण महिलाओं की स्थिति में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। स्त्रियों को और अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और इस प्रकार आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में वह सफल हुई, जिससे समाज में उनका स्थान उच्च स्तर का हो सका। क्योंकि क्रांति से पहले महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के अधीन मानी जाती थी। पहले की महिलाओं को पुरुषों के अधिकार में ही रहना पड़ता था। इसलिए रूस में नई सत्ता के आने के साथ महिलाओं की स्वतंत्रता के विचार भी अस्तित्व में आए। कानूनों में सुधारों के द्वारा महिलाओं की स्थिति को पुरुषों के समान बनाने के लिए परिवर्तन किए गए। जैसे अक्टूबर 1918 में विवाह संहिता परिवार कानून लाया गया तथा पति पत्नी दोनों को अपनी संपत्ति और आमदनी पर अधिकार होगा। वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न समस्या, शादी के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे बच्चों को बचाने के लिए तलाक की अनुमति दी गई। और 6 महीने का मातृत्व अवकाश, यानी कि अगर कोई महिला गर्भवती है, ठीक है, तो उसको 6 महीने का जो अवकाश मिलेगा। और कार्यस्थल, काम करने के स्थल पर सार्वजनिक अल्पाहार भोजन की व्यवस्था होगी और शिशु गृहों की भी मौजूद थे जहाँ पे बच्चों को रखा जा सकता है। जिन महिलाओं को बच्चों को छोड़ने, घर में छोड़ने में परेशानी आती है तो काम की जगह पर उनको संभालने की व्यवस्था भी की गई। यह सब कुछ सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता को संभव बनाने के लिए किया गया ताकि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इन कामों में हिस्सा ले सकें। इस प्रकार पश्चिम में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रूसी क्रांति द्वारा उत्पन्न हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राजनीतिक प्रभाव पे। रूसी क्रांति मजदूर वर्ग की धारणा में साकार हुई और शासन की नई प्रणाली में धन के बल पर बहुमत बहुमत प्राप्त करने वालों की सरकार न बनकर, क्योंकि रूसी क्रांति मजदूरों के द्वारा आई थी तो शासन में अब पैसे के बल पे किसी की सरकार नहीं बनती थी, बल्कि किसानों व श्रमिकों की सरकार बनी, जिसने पूंजीपतियों, अमीरों का सफाया कर दिया। यह राज्य व्यवस्था निरंकुश राज्य व्यवस्था की अपेक्षा अधिक प्रजातांत्रिक थी, क्योंकि अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है, वो बल जिसने क्रांति से पहले रूस में नागरिक अधिकारों की मांग की थी, अब उन्हें बहुसंख्यक वर्ग के समान ही वेतन, अधिकार और शासन में बराबर का अधिकार का वचन दिया गया। मतलब अब बहुसंख्यकों को जो है, बहुसंख्यक जो है और अल्पसंख्यक जो है उनको समान वेतन, समान अधिकार, समान शासन में जो है अधिकार का वचन दे दिया गया। इस प्रकार रूस में समाजवादी प्रजातंत्र का बोलबाला हो गया था। तो आगे चलते हैं
क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? बॉल्शेविक क्रांति किसी भी अर्थ में रूसी घटना नहीं थी कि इसका प्रभाव केवल रूस तक ही सीमित रहा, क्योंकि इसे बाद में इस प्रकार पेश किया गया जिसके सिद्धांतों व कार्यक्रमों की वजह से यह विश्व में बॉल्शेविकवाद बन गया, जिसने युद्ध और साम्राज्यवाद से बचने का सही रास्ता पेश किया। क्योंकि इस क्रांति ने विश्व में आम कामगार, आम जो मजदूर हैं, सिपाही हैं एवं किसान हैं, उनको भी लाभ पहुंचाया। संसार में अब इन वर्गों को समान दृष्टि से देखा जाने लगा। और क्रांति के जो पश्चात, क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार स्थापित होने से संसार के अनेक देशों जैसे कि चीन, वियतनाम आदि देशों ने भी साम्यवादी सरकार की स्थापना की। रूस की भांति अन्य देशों की सरकारों ने भी अपनी प्रजा की मौलिक आवश्यकताएं, जो जरूरतमंद चीजें हैं, उनकी पूर्ति करने को, उनको पूरा करने को अपना पहला कर्तव्य समझना शुरू कर दिया। मतलब हर सरकार ने जहाँ पे भी साम्यवाद आया वहां पर लोगों की जरूरतों पर काम करना शुरू कर दिया। इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ रिवॉल्यूशन के अंतर्गत श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए राष्ट्र संघ वगैरह है, जिसको सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ संस्थान का निर्माण किया गया, जो एक सकारात्मक पहल थी। मजदूरों का संघ था, ये बनाया गया था उस समय। अब आते हैं निष्कर्ष पे। उपयुक्त वर्णन के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति एक ऐसा आंदोलन था जिसने राजनीतिक रूप की अपेक्षा आर्थिक से रूप से अधिक समानता सुनिश्चित की, राजनीतिक से ज्यादा आर्थिक चीजों पर जोर दिया। और आज पश्चिमी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी बनी हुई है, लेकिन रूसी क्रांति के आधारभूत सिद्धांत आज भी उन लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो यह समझते हैं कि आर्थिक शक्ति कामगार वर्गों की भलाई के लिए आवश्यक है। यानी कि आज भी रूसी क्रांति को वो लोग ज्यादा मानते हैं जो ये चाहते हैं कि जो मजदूर वर्ग हैं उनको आर्थिक शक्ति का लाभ अच्छे से मिल सके। परंतु साम्यवादी सोवियत सरकार एक शताब्दी 100 सालों से भी कम समय में विलुप्त यानी कि समाप्त हो गई, क्योंकि समाजवादी सिद्धांत जो थे वो आदर्श व्यवहार में, केवल बातों में कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। उनके लिए अगर आपको समाजवादी सिद्धांत अपनाने हैं तो आपको उसके लिए कोई अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, वो केवल बातों से प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारा जो है वो खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए अलविदा चाहते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।